Assalamualaikum guys, welcome back to my channel and here I am with another video। और आज की वीडियो होने वाली है फिफ्थ लेक्चर ऑफ सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो आज के लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं, लास्ट टॉपिक है ये थ्योरी में लास्ट, ठीक है, स्टोइशियोमेट्री एंड स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस के बारे में आज की वीडियो में एकदम अच्छे से डिटेल में बात करेंगे। बहुत इजी और बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है ये, ज़्यादा कुछ नहीं है। इसके बाद ये थोड़ा लंबा हो रहा था, मैं सोचा था कि इसी में प्रॉब्लम्स करा देता हूँ, लेकिन जो है ये बहुत लंबा हो गया था, इसीलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रॉब्लम्स कराता हूँ। इसीलिए नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रहिए। तो चलिए स्टार्ट करेंगे फिर बिना टाइम वेस्ट कर। तो स्टोइशियोमेट्री जो वर्ड है वो वर्ड दो ग्रीक वर्ड से आया सो है। एक है स्टोइशियन मतलब एलिमेंट रहता ना वो, और मेट्रॉन मतलब मेजर। ये दो ग्रीक वर्ड्स है, स्टोइशियन, मेट्रॉन, जिससे वर्ड आया स्टोइशियोमेट्री। अक्सर केमिस्ट्री के वर्ड्स ग्रीस लैंग्वेज या लैटिन लैंग्वेज से ही आते, लैटिन से बहुत कम आते, ग्रीक से ज़्यादा। तो स्टोइशियोमेट्री जो वर्ड है इन दोनों वर्ड से आया, मेट्रॉन मतलब मेजर। तो ये जो डील करता मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन अ केमिकल रिएक्शन, ये कैलकुलेट करना रहता अपने को, मास ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स। एक केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स रहते हैं उनके मासेस के कैलकुलेशन में डील करता है। और रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के अमाउंट कैलकुलेट अंडरस्टैंड करने से पहले ये समझना पड़ता कि बैलेंस केमिकल रिएक्शन में इंफॉर्मेशन कितनी मिलती है अपने को, पहले वो देखना पड़ता ना। बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन जो रहती उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती, कैसा रहता वो बोल के देखना पड़ता। इसीलिए अपन कंबस्शन ऑफ मीथेन कंसिडर कर रहे हैं। मीथेन बोल तो CH4 इज मीथेन, इसको मीथेन बोलते। कार्बन कंपाउंड है, बहुत इंपॉर्टेंट, सेकेंड ईयर में भी बहुत ज़्यादा आता मीथेन के ऊपर, मीथेन के रिएक्शंस, इसीलिए नाम याद रखिए। और ये बैलेंस्ड इक्वेशन है रिएक्शन की। कंबस्शन ऑफ मीथेन बोले तो एयर में कंबस्शन होता है उसका, इसीलिए 2O2 प्लस CH4 गिव्स CO2 प्लस 2H2O। अभी देखो ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, रिएक्टेंट में एक कार्बन टोटल, इधर भी एक कार्बन प्रोडक्ट्स में, रिएक्टेंट में टोटल 4 ऑक्सीजन, इधर 2 ऑक्सीजन इधर 2 ऑक्सीजन, तो वो हिसाब से ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड। हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन यहाँ पे, तो इधर भी टोटल हाइड्रोजन 4 है, तो ये बैलेंस्ड रिएक्शन है। अब इसमें जो है ना मीथेन और डाइऑक्सीजन जो है, इन लोगों को बोलते रिएक्टेंट्स, क्योंकि इन लोग रिएक्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट फॉर्म करने, और ये जो रिएक्टेंट के कॉम्बिनेशन से फॉर्म हो रहा वो प्रोडक्ट है। यहाँ पे लिख के भी रखा, ठीक है। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का तो क्लियर हो गया। अब ये जो कोएफिशिएंट्स जो है ना, ये जैसे कि ये 2 है, यहाँ पे 2 है, ये जो है स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स बोलते हैं। और यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं है, जैसे कि CH4 में कुछ भी नहीं है और कार्बन डाइऑक्साइड में भी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो इनका कोएफिशिएंट 1 कंसिडर करना, यहाँ पे 1 कंसिडर करना। ये 1 कंसिडर करना है आपको, 1 CH4 गिव्स 1 CO2, ऐसा कंसिडर करना। अब ये रिएक्शन के अकॉर्डिंग इसको बोल क्या सकते बोले तो 4 फॉर्म्स में बोल सकते, जो कि NCERT में दिए हुए हैं। पहले ऐसा बोल सकते हैं कि 1 मोल ऑफ CH4 reacts with 2 moles of O2 गैस। G मतलब गैस, रिएक्शंस में दिखता आपको G, स्मॉल g मतलब गैस, स्मॉल l मतलब लिक्विड और स्मॉल s मतलब सॉलिड। तो 2 moles of oxygen to give 1 mole of carbon dioxide and 2 moles of water, H2O वाटर। तो ऐसा लिख सकते। और एक दूसरा फॉर्म क्या है इसका बोले तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 molecule of,
1 molecule of CH4 plus 2 molecules of plus 2 molecules of dioxygen gives 1 molecule of, ये molecule है, molecule of CO2 and 2 molecules of water, 2 molecules of water। ठीक है, ऐसे ही स्टेटमेंट को ऐसा भी लिखे कि जो है ना, एक इससे पहले ये है, अगला स्टेटमेंट बताने से पहले एक बात बोल देता हूँ मैं। आप लोगों को STP तो मालूम होगा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर अगर कहीं लिखे हुआ है तो उसका मतलब ये रहता कि वहाँ पे वॉल्यूम जो है ना, स्टैंडर्ड वॉल्यूम 22.7 लीटर्स है, 22.7 लीटर। टेम्परेचर जो है ना, टेम्परेचर वो आपका 27 डिग्रीज है सेल्सियस में, और प्रेशर 180 m है, प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ये रहता है STP का मतलब, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। बोल तो वहाँ पे आपको अलग से सबका वॉल्यूम नहीं दिया हुआ रहता, खाली शॉर्ट में इतना लिख देते कि द रिएक्शन इज एट STP। STP का मतलब ये चाहता, क्वेश्चंस में अगर आया कि द रिएक्शन इज एट STP, बोल तो वो रिएक्शन में वॉल्यूम ये रहता 22.7 लीटर, टेम्परेचर 27 डिग्रीज रहता, और प्रेशर जो है ना 180 m रहता। तो ये बात आप थोड़ा याद रख लेना अच्छे से। तो वैसे ही स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे कंसिडर करें तो 22.7 liters of CH4 reacts with ये कितने, 2 मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल है, तो इसको डबल कर देना, 45 कितना है, 45.4 लीटर ऑफ O2 reacts to give same 22.7 liter of carbon dioxide plus and क्या है 45.4 लीटर ऑफ वाटर, 45.4 लीटर ऑफ वाटर। तो ऐसा, अब 1 को कंसिडर कर रहे हैं तो एक स्टैंडर्ड वॉल्यूम लेना। अगर 2 मॉलिक्यूल्स है, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देना। स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से स्टैंडर्ड वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दे के इसकी रिएक्शन में कितनी रिएक्टेंट की वॉल्यूम है वो मालूम है। तो ऐसा है। और फिर इसके बाद एक मास का भी दिया हुआ है। मास का मैं कहाँ लिखूँ, मास का यहाँ नीचे थोड़ा सा एडजस्ट कर देंगे मास का, ठीक है। तो मैं मास का यहाँ लिख देता हूँ 16 ग्राम ऑफ CH4 का ये जो है ना मॉलिक्यूलर मास है, कैलकुलेट करा तो आता 4 इंटू हाइड्रोजन प्लस कार्बन का मास 12 ऐड करे तो 16 आता। तो वो हिसाब से 16 लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। 16 ग्राम ऑफ CH4 प्लस इसका ऑक्सीजन का कितना रहता, 2 ऑक्सीजन है ना ये, तो 32 इंटू 2 होता है यहाँ पे, 32 इंटू 2, क्योंकि ये 2 है, इसके O2 के ही 2 मॉलिक्यूल्स है ना, O2 के ही 2 मॉलिक्यूल्स है, तो इसीलिए इसको भी इंटू 2 करना। तो यहाँ पे आता 64 ग्राम्स ऑफ O2 gives, एक काम करेंगे कलर चेंज कर देंगे थोड़ा समझने में आसान। हाँ, तो 64 ग्राम्स ऑफ O2 gives कितने है यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। CO2 का मास क्या रहता है बोले तो 12 प्लस 32
44 ग्राम ऑफ CO2 एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। H2O का मास देखो 18 ग्राम, 18 ग्राम इंटू 2 36 ग्राम, 36 ग्राम्स ऑफ वाटर। तो ऐसा 4 तरीकों से ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। पहले उसका मॉलिक्यूलर मास निकालना, फिर उसको स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देना। 16 ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, तो 16 ही चाहता। यहाँ पे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है और ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का मास जो है ना 16 ग्राम रहता, एक ऑक्सीजन का। तो 2 ऑक्सीजन का 32 ग्राम, 32 ग्राम का ट्वाइस स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेगा 64 ग्राम आता, इसीलिए यहाँ पे 64 ग्राम आता। और वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास जो है ना 44 ग्राम्स आता है, 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा। वैसे इसका भी 36 ग्राम्स, क्योंकि हाइड्रोजन का मास, मोलर मास में लास्ट वीडियो में मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाते वक्त बताया था कि वाटर का 18 ग्राम से रहता, और उसका भी बताया था सोडियम क्लोराइड का मोलर मास। तो वो याद रख लिए तो अच्छा है, नहीं तो ऐसा भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एलिमेंट्स का तो कम से कम याद रखना मोलर मास, तो ठीक है। अब इससे ना एक रिलेशन मालूम होती कि मास इज प्रोपोर्शनल टू मोल्स and moles is proportional to number of molecules, number of molecules, ठीक है। तो ये रिलेशन बनती, तो इस रिलेशन को आगे डिराइव करके लिखा हुआ है कि यहाँ पे बता सकते नहीं, यहाँ पे देखिए, हाँ यहाँ पे दिया हुआ है कि मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इक्वल टू डेंसिटी। ये तो याद है ना सबको, बचपन से पढ़ लेते हुए आ रहे हैं, मास बाय डेंसिटी, मास बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी। तो ये रिलेशन भी यहाँ पे लिखा हुआ है इक्वेशन के फॉर्म में। तो इसके बाद एक और छोटा कॉन्सेप्ट आता है लिमिटिंग रिएजेंट। तो बहुत बार जब रिएक्शंस जो है ना अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स जो है रिएक्शन में अलग रहते, जैसे कि बैलेंस्ड इक्वेशन में जितने होना है उससे डिफरेंट रहते, वो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, एक रिएक्टेंट ज़्यादा रहता ज़रूरत से, एक रिएक्टेंट ज़रूरत से ज़्यादा रहता, कलर वापस ये लो, एक रिएक्टेंट मोर देन रिक्वायर्ड रहता बाय बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। जो रिएक्टेंट जो सबसे कम रहता वो बाद में कंज्यूम होता रिएक्शन, ठीक है, और उसके बाद रिएक्शन रुक जाता, कुछ भी अमाउंट रहे तो दूसरे रिएक्टेंट का। जो रिएक्टेंट बहुत कम रहता ना वो सबसे बाद में कंज्यूम होता, जो सबसे ज़्यादा रहता वो पहले कंज्यूम हो जाता। ये पहले कंज्यूम हो गया, उसके बाद ये बाद में कंज्यूम हुआ, उसके बाद यहाँ पे अगर रिएक्टेंट है भी तो वो छोड़ देता उन्हें, तो रिएक्शन रुक जाता है यहाँ पे, ठीक है, रिएक्शन स्टॉप कर देता। समझ में आ गया? तो दूसरे रिएक्टेंट का कितना भी अमाउंट हो फर्क नहीं पड़ता, बस जो कम है वो पहले कंज्यूम में आता, उसके बाद रिएक्शन बंद हो जाता। इसीलिए जो रिएक्टेंट पहले कंज्यूम होके अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को जो है ना कम कर देता, लिमिट, एक लिमिट में ला देता, उसकी हद में ला देता, वो लिमिटिंग रिएजेंट बोल के रहता। वो जो रिएक्टेंट रहता उसको लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि उन्हें प्रोडक्ट के अमाउंट को लिमिट कर दिया, जितना प्रोडक्ट बनना है उससे कम कर दिया, उसको एक हद में ला दिया, ठीक है। तो वैसे रिएजेंट को लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। अब इसके बाद एक है कॉन्सेप्ट छोटा सा, रिएक्शंस इन सॉल्यूशंस। अब जो है ना सॉल्यूशंस के रिएक्शंस के बारे में पढ़ने का है, सॉल्यूशंस के रिएक्शंस के बारे में पढ़ना। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो है ना उसके वॉल्यूम में एक्सप्रेस करते, वॉल्यूम में आता क्योंकि सॉल्यूशंस लिक्विड्स और गैसेस में आते, ठीक है, लिक्विड्स और गैसेस सॉल्यूशंस में आते। तो उसको कोई भी तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, मास परसेंट, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलालिटी में 4 टाइप्स में एक्सप्रेस करते। चारों का बताया था। मास परसेंट तो मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 रहता,
ये सिंपल सा फॉर्मूला मास परसेंट के लिए, मास का परसेंटेज निकालना है बेसिकली। मास परसेंट मतलब मास ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। ये थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट है, वो एक बार देख लेना आप लोग अच्छे से। अब आगे मोलैरिटी मोलैलिटी में वैसे चल रहा था। अब उसके बाद आते मोल फ्रैक्शन पे। मोल फ्रैक्शन देखो, अगर समझो ए और बी दो कंपोनेंट्स है एक रिएक्शन में, ठीक है। ए और बी, बल्कि एक ए है एक बी है, रिएक्ट कर रहे हैं कोई प्रोडक्ट फॉर्म करने, एक प्रोडक्ट फॉर्म हो, प्रोडक्ट, ठीक है। ये प्रोडक्ट फॉर्म हो। अब ये जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए है ना, इसको एन सफिक्स ए लिखते हैं, और जितने मोल्स ऑफ बी यूज हो रहा है उसको एन सफिक्स बी लिखते हैं। एन सफिक्स बी, एन सफिक्स बी लिखते। तो अगर आप मोल फ्रैक्शन जो है ना किसी एक कंपोनेंट का निकालना है, जैसे कि ए का निकालना है, ए का निकालना है तो ऐसा निकालते कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट, टोटल मोल्स ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी के टोटल मोल्स। अब जैसे कि 11 मोल ए का यूज हुआ, 13 मोल बी का यूज हुआ, ठीक है। तो आपको ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो 11/11 प्लस 13 होता है। 11/11 प्लस 13 मतलब 44। 11/44 बोलते 1/4 कुछ होता ना, तो 0.25 आता मोल फ्रैक्शन। अब वही अगर इधर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकाले तो 13/44 आता, 13/44 आता। वो भी एक आती है अलग से ऐसे ही डेसिमल में वैल्यू। तो ये तो बस एक एग्जाम्पल था, इसको हटा देता हूँ। ये एनसीईआरटी में भी नहीं दिया हुआ है, मैं खुद से बोला एग्जाम्पल बन। तो ऐसा समझने का रहता मूल कॉन्सेप्ट। ये क्या है मोल फ्रैक्शन का, बहुत सिंपल सा है टॉपिक। बस इतना है, एक कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनके टोटल नंबर ऑफ मोल्स, वो रहता मोल फ्रैक्शन। अब बी का निकालना है तो भी बता दिया हमें, बी का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ पे भी है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। ये एग्जैक्ट अंग्रेजी वाला डेफिनेशन है, इसको भी थोड़ा सा रट लो, समझने की बात तो समझ लो। ओके, अब नेक्स्ट मोलारिटी। मोलारिटी आर है, आर, इस पे कॉन्सेंट्रेट ज्यादा करना है ये पूरे वर्ड में, क्योंकि आगे मोलालिटी भी आता तो दोनों का डिफरेंस भी समझना। इट इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड यूनिट, बहुत ज्यादा यूज होता है यूनिट, और इसका जो सिंबल है वो कैपिटल एम है। मोलारिटी का कैपिटल एम है, ये जरा अच्छे से याद रख लेना। मोलारिटी का कैपिटल एम है। इट इज डिफाइंड बाय द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसीलिए इसका फॉर्मूला ऐसा बनता है कि मोलारिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अब देखो मोलारिटी का जो एग्जैक्ट फॉर्मूला है ना, ये आप सेकेंड ईयर में सीखते हो। सेकेंड ईयर में सॉल्यूशंस नाम का पूरा चैप्टर ही रहता। सेकेंड ईयर में आपके इंटरमीडिएट के सेकेंड ईयर में एक चैप्टर का नाम रहता, सेकेंड चैप्टर रहता आपका, सेकेंड चैप्टर केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर रहता। सेकेंड नहीं, अब तो फर्स्ट रहता है, क्योंकि थोड़ों को फर्स्ट या थोड़ों को सेकेंड रहता भाई, इंटरमीडिएट वालों को तो सेकेंड रहता। सेकेंड चैप्टर रहता सॉल्यूशंस बोल के, सॉल्यूशंस बोल के चैप्टर इस रहता आप लोगों को। तो उसमें और मोलैरिटी के कई फॉर्मूले निकलते हैं आप लोगों को। अभी के लिए फर्स्ट ईयर के लिए इतना याद रख लो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट नहीं है। सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन, इतना तो डिफरेंस मालूम है ना। सॉल्यूट मतलब जो नमक है, समझो अब नमक पानी का रिएक्शन करा रहे, सॉल्ट वाटर का मिक्सचर बनाने, तो नमक जो रहता उसमें वो सॉल्यूट रहता, वाटर जो रहता उसमें वो सॉल्वेंट रहता, जिसमें सॉल्यूशन बनता। फिर जो रिएक्ट होके जो प्रोडक्ट बनता है ना दोनों का मिक्सचर, उसको सॉल्यूशन बोलते। ओके, ऐसा रहता। तो इसीलिए सॉल्यूट सॉल्वेंट है या सॉल्यूशन है क्या है देख लेना हो फॉर्मूले में, क्योंकि अगर क्वेश्चन में उन्हें सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन दिया और फिर आपसे मोलैरिटी पूछला तो आप सॉल्वेंट से यहाँ पे डिवाइड कर दे के फिर गलत आंसर पे टिक करके नको आ जाओ एग्जाम में।
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। उन्हें ml में भी दे सकता है। ये क्वेश्चन में बहुत ट्रिक्स रहते हैं भाई एग्जाम्स में, आपके जेई मेंस में भी, एमसेट में भी, हर एग्जाम में रहते हैं ऐसे ट्रिक्स। ठीक है, तो ज़रा सुकून से सॉल्व करना रहता है अपने क्वेश्चन, एकदम अच्छे से पढ़ के, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाना और गलत भी नहीं करना जल्दी में, तो ऐसा। ओके, ये हो गया मोलारिटी का। अब मोलालिटी की बात करेंगे। मोलालिटी जो है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। देखो मैं बोला था 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, तो इसका फॉर्मूला आता, ये स्मॉल m से डिनोट होता, मोलालिटी। मोलालिटी देखो L है यहाँ पे, L, मोलालिटी, मोलालिटी। ठीक है, तो मोलालिटी डिनोटेड बाय स्मॉल m, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मतलब जिसमें सल्यूट को डालते, उसको सॉल्वेंट बोलते, जो लिक्विड रहता यूजुअली, इन kg। kg में है वो भी देख लेना, यूनिट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रहते, ऐसे फॉर्मूलाज जब आप कैलकुलेशन के टाइम पे यूनिट्स भी अच्छे से देख लेना एक बार। ठीक है, अब तो देखो चैप्टर खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। इसका नेक्स्ट पार्ट लाता हूँ मैं, उसमें सिर्फ प्रॉब्लम्स कराएंगे अपन, सिर्फ प्रॉब्लम्स अब करने का है, प्रॉब्लम्स की अच्छे से प्रैक्टिस करना है। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स और जो एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स है वो करता हूँ मैं, और हुआ तो थोड़े बहुत प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी ला लेता हूँ एमसेट के, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री से। ठीक है, ये डायरेक्टली उतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा, मगर इनडायरेक्टली इसका इन्फ्लुएंस बहुत से चैप्टर्स से है, इसीलिए मैं पढ़ा दिया इतने लेक्चर्स लेके इसको। तो अब प्रॉब्लम्स होने वाले हैं, इसीलिए नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर के लिए नोटिफाइड रहने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग गाइस।